नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल जनरल एमएम नरवणे ने लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात सैनिकों को सम्मानित किया है। चीन के खिलाफ मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में भारतीय सैनिकों का बढ़ाया है हौसला। 2 दिवसीय दौरे पे लद्दाख पहुंचे थे एमएम नरवणे। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच शहीद जवानों के लिए समर्पित बनेगा उद्यान। गलवान घाटी का नाम होगा बलवान घाटी। 1000 से अधिक पौधों को लगाया जाएगा। आईटीबीपी जवान, जी हां, गलवान घाटी में शहीद जवानों को लेकर समर्पित बनेगा उद्यान। इसके बारे में आपको बताएंगे। मोदी सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला और जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में दल अलबद्र के 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल हो गई ओली की कुर्सी और अब तो पार्टी से भी बाहर, संसदीय नेताओं से भी बाहर। नेपाल में प्रचंड को चुना गया संसदीय दल का नेता। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, प्रचंड के हाथों में सत्ता हो सकती है। इस बीच अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही दिल्ली एयरपोर्ट से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पर इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। तो ईरान और अमेरिका में भी मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच पीओके में भयंकर विरोध शुरू। करीमा बलूच की हत्या के विरोध में बलूचिस्तान में प्रदर्शन। कनाडा से जांच की मांग की गई है। तो ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो उस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल आपको बता दें, बलवान घाटी में शहीद जवानों के लिए समर्पित बनेगा उद्यान। 1000 से अधिक पौधों को लगाएगा आईटीबीपी। और अब गलवान घाटी होगी बलवान घाटी। जी हाँ, बलवान घाटी उस स्थल से कुछ किलोमीटर दूर जहां भारतीय सुरक्षा बलों का गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ आमना सामना हुआ था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने बड़े पैमाने पर पौधे रोपण अभियान शुरू कर दिया है। उद्यान को गलवान के बलवान नाम दे दिए गए। जी हाँ, क्या गलवान के बलवान नाम दिए गए। 1000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इनमें उत्तरी पूर्वी लद्दाख का हिस्सा भी शामिल है। जल्द ही 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में शहीदों के सम्मान में भी एक उद्यान होगा। इस बीच आपको बता दें कि एलएसी पहुंचे एमएम नरवणे ने लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात सैनिकों को कमेंडेशन कार्ड भी नवाजा है। दरअसल आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख की ऊंचाई इलाके रेचिनला और रेजांगला में तैनात सैनिकों को कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया है। दरअसल वे ऊंचाइयों वाले इलाकों दौरा करने वाले पहले आर्मी चीफ बने। इन 2 अहम ऊंचाई वाली चोटियों पर भारतीय सेना 29 और 30 अगस्त को अपने कब्जे में ले लिया था। आर्मी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया है कि आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों समेत 12 सैनिकों को कमेंडेशन कार्ड से नवाजा है। सैनिकों उनके ऑपरेशन रोल और समर्पण भाव से देश की सेवा करने के लिए ये सम्मान दिया गया है, जो पिछले 6 महीने से इस साल में तैनात है। तो दोस्तों, पिछले 6 महीनों से इस जगह पे तैनात हैं 12 सैनिक। इनको सम्मान नवाजित किया गया। ये अपने आप में गौरव की बात है। इन देश की सेनाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में अलबद्र के 4 आतंकी ढेर। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवंतीपोरा जिले में तलाशी अभियान के दौरान अलबद्र के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके की सील कर दी गई है। इस दौरान छुपाए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक 56 राइफल, एक AK-56 मैगजीन और इस बीच एक हैंड ग्रेनेड और 28 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए। इस बीच आपको बता दें कि इन सब हथियारों के मिलने के बाद सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिनमें एक आतंकी ढेर भी हुआ है, लेकिन इसमें आतंकी गिरफ्तार भी किए गए। तो ये बड़ी कामयाबी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। नेपाल में सियासी उठापटक जारी। ओली को हटा, प्रचंड को चुना गया संसदीय दल का नेता। जी हाँ, नेपाल का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा खबरों के अनुसार नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने केपी शर्मा ओली को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता चुन लिया है। नेपाल की राजनीति में एक बेहद बड़ा घटनाक्रम है। यह घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में प्रचंड का कद सबसे ऊपर हो गया है। केपी ओली ने, जो फिलहाल एक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिछले कुछ दिनों से देश की संसद को भी भंग करने की सिफारिश नेपाल के राष्ट्रपति से की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट आया हुआ है।
अब आगे नेपाल में अप्रैल मई में फिर से चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि प्रचंड की कोशिश है कि पिछली संसद को भी दोबारा से बहाल किया जाए। केपी शर्मा ओली के इस फैसले का विरोध न केवल पार्टी के अंदर हो रहा है बल्कि पूरे देश में हो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल करीमा बलूच की हत्या के विरोध में बलूचिस्तान में प्रदर्शन कनाडा से की जांच की मांग। जी हां, जानी मानी राजनीतिक कार्यकर्ता करीमा बलूच की हत्या के विरोध में प्रदर्शन थम नहीं रहा है। लगातार बलूचिस्तान में बुधवार को भी कई स्थान पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा सरकार से हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मुखर आलोचक करीमा टोरंटो में मृत पाई गई थी। 37 वर्षीय बलूच कार्यकर्ता 2016 में कनाडा गई थी। उन्होंने बलूचिस्तान में लोगों के लापता होने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। करीमा की हत्या से कनाडा सहित अन्य देशों में रह रहे उनके प्रशंसक स्तब्ध हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इनमें पाकिस्तान का भी हाथ निकल के आया है। इनमें पाकिस्तान के भी हाथ होने के आसार दिख रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय तक थी तलाशियां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को फरार खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने गुरजीत सिंह को महाराष्ट्र के पुणे में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को पिछले काफ़ी समय से निज्जर की तलाश थी, लेकिन गुरजीत सिंह 2017 में फरार होकर यूरोप चला गया था और वहां से वो साइप्रस में रह रहा था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही ईरान को भी धमकी दी है कि अगर इन हमलों में किसी अमेरिकी नागरिक की मौत हुई तो इनका सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास पर दागे गए रॉकेट की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा है कि फिलहाल ये रॉकेट ईरान से आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल रविवार को बगदाद में हमारे दूतावास पर कई रॉकेट्स दागे गए हैं। 3 रॉकेट्स दागे नहीं जा सके। अनुमान लगाइए ये रॉकेट कहाँ से आए थे। तो ईरान माना जा रहा है कि ईरान नहीं दागे थे। और ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाएगा। बाहर अमेरिका में अमेरिकी के किसी राजदूत की मौत हुई तो हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी विदेश मंत्री को यूएई के शेखों ने जी भर की बेइज्जती। पाक चैनलों ने भी लिया आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रत्येक देश की एक विशेषता होती है, लेकिन पाकिस्तान की कई विशेषताएं हैं। यहाँ के नेताओं को वैश्विक बेइज्जती, विकसित देशों के सामने झोली फैलाने और अपने दोगली नीति के कारण आम जनता को मुसीबत में डालने की आदत है। कुछ ऐसे ही पाकिस्तान विदेश मंत्री के यूएई दौरे पर गए थे। ये गए तो थे अपने नागरिकों के लिए वीज़ा मांगने, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस की आड़ में झुंझुना पकड़ा दिया गया। उनकी सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए यूएई ने वीज़ा बैन हटाने की मांग खारिज कर दी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी झंडे का भी अपमान हुआ है, लेकिन पाक विदेश मंत्री कुछ ना कर सके। और अब पाक की मीडिया में भी ये दिखाया जा रहा है, लेकिन अब करें तो क्या करें। इमरान के ये मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री हैं ये सब। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल अब बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का मार्च। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति कोविंद को सौंपा ज्ञापन। कहा संयुक्त सत्र बुलाकर कानून वापस लेने होंगे। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला था, लेकिन इसके लेकर पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा और संसद का संयुक्त सत्र बुला कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार व पीएम मोदी पर जमकर हमला भी बोला था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्रंप ने किया वीटो। अमेरिकी रक्षा विधेयक को चीन और रूस के लिए तोहफा बताते हुए रोका। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सालाना डिफेंस पॉलिसी यानी महत्वपूर्ण रक्षा विधेयक पर वीटो पावर लगा दिया। ट्रंप का कहना है कि यह रक्षा विधेयक रूस और चीन की मदद करने वाला था। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही अमेरिकी संसद ने $740 अरब के डिफेंस पॉलिसी बिल को पारित किया था, जिसमें ट्रंप ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पहला और एकमात्र ओवरराइड वीटो लगाया है। इस बिल के माध्यम से अमेरिकी सेना के वेतन में 3% की बढ़ोतरी होनी थी और सैन्य कार्यक्रमों और निर्माण में $740 अरब से ज़्यादा राशि मिलती है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल मौजूदा ग्राम प्रधानों को झटका, 25 दिसंबर की रात से खाता संचालन पर रोक आदेश जारी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। वजह है कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यही नहीं, 25 दिसंबर की अर्धरात्रि से प्रधानों के खाते पर भी रोक लगा दी जाएगी। इस बाबत पंचायती राज्य निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है और ये आदेश में मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इनकी मांग थी कि चुनाव तक इस पर रोक न लगाया जाए और इससे विकास कार्य प्रभावित हो सके। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इवेंट में बोले। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। मोदी ने कहा है कि फिलहाल इस संस्था को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, इसका अभिनंदन करता हूं। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत इकलौता देश है जो पेरिस एक्कॉर्ड के तहत सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। आज़ादी के आंदोलन से पहले से ही चले आ रहे हैं। कई आंदोलन से ऊर्जा मिली है। भक्ति युग में भारत के हर क्षेत्र में संतों महंतों ने देश की चेतना के लिए अविराम प्रयास किए हैं। तो पीएम मोदी ने बातें की। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल 83 से 41 करोड़ की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, 2 साल में टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। गाड़ी में लगेंगे जीपीएस से कटेंगे पैसे। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्य में 18 परियोजनाओं का उद्घाटन करने और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और राज्य के मंत्री शामिल रहे। इस दौरान कुल 1127 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण की लागत करीब 8341 करोड़ रुपए होगी। इसमें उद्घाटन और शिलान्यास वाली इन सड़कों परियोजनाओं की लंबाई लगभग 1127 किलोमीटर है, जिनके निर्माण की लागत 8341 करोड़ है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा है कि फिलहाल आने वाले 2 सालों में देश भर में कोई टोल प्लाजे नहीं दिखेंगे। गाड़ियों में जीपीएस लगेंगे, जिसकी वजह से पैसे कट जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, ये नया टेक्निक आ रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या की कथा यूपी में होगी शूटिंग। जी, अयोध्या की कथा यूपी में होगी शूटिंग। प्रहलाद निहलानी मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर कई निर्माता निर्देशक यहां पर फिल्म निर्माण के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रहलाद निहलानी ने भेंट की है। उनके साथ संवाद लेखक संजय मासूम भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण और खास करके यूपी में फिल्म निर्माण को लेकर चर्चा की गई है। आने वाले समय में फिल्म प्रोडक्शन को लेकर बातचीत की गई और शूटिंग भी यहीं पे की जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, 5 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिला बीजेपी से हाथ। ममता बनर्जी सन्नाटे में बिगड़ गया समीकरण। जी हाँ, दरअसल पहले इस बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या पहाड़ के तीनों सीटों पर 2021 में किसका कब्जा होगा। अब अचानक इस प्रश्न पर उत्तर बदल गया है, क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता गुमांत ने तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन देने का फैसला किया। अब तृणमूल आंकलन में है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं का समर्थन पाने के लिए अब उनकी स्थिति क्षेत्र में बेहतर होगी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने 5 क्षेत्रीय पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। ये 5 पार्टियां आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। इन 5 पार्टियों में GNLF, CPRM, अखिल भारतीय गोरखा तंग, गोरखालैंड, राष्ट्र निर्माण मोर्चा और सुमोती मुक्ति मोर्चा 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग गोरखालैंड अब मुद्दा नहीं रहा। आपको बता दें कि अगली बार चुनाव में 2 मांगों पर लड़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। ममता बनर्जी
मुश्किलें पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर नगर निगम का चुनाव मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की जुगत में ओवैसी की पार्टी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा शासित प्रदेशों में अगले स्थानीय निकाय चुनाव में अपने चुनावी सफर का आगाज कर सकती है। इस बीच नईम अंसारी ने कहा है कि हम अगले स्थानीय निकाय चुनाव में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, जावरा, जबलपुर, बालाघाट, मंदसौर और अन्य कुछ अन्य स्थानों में मैदान में उतरने की संभावना तलाश रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर नईम अंसारी ने बताया है कि एआईएमआईएम ने प्रदेश प्रभारी और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 3 बार के पार्षद सैयद मिजनाउद्दीन के मार्गदर्शन में इन इलाकों में पार्टी को अंदरूनी सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों चुनाव लड़ने की लगातार होड़ जारी है और ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ओली के मध्यावधि चुनाव के ऐलान से चीन को लगा झटका, प्रचंड को साधने में जुटी चीनी राजदूत। जी हां, नेपाल में अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए चीनी राजदूत हांकी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड को साधने में जुट गई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करने के बाद गुरुवार को चीनी राजदूत ने प्रचंड से मुलाकात की है। कुछ पुष्प कमल दहल के करीबी सूत्रों ने जानकारी मिली कि ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली और अपने नेपाल के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। प्रचंड के करीब नेता विष्णु रिजल ने ट्वीट करके कहा है कि इस बैठक में द्विपक्षीय चिंता के मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे चीन को बड़ा झटका लगा सरकार गिरने से ओली की। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।